अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की जानिब से 3 साला कारकर्दगी पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। एंड एज वी स्पीक नाउ, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर को कंक्लूड किया है। मुल्क के तूल अर्ज़ से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, वज़राए आला और गवर्नर्स को इस तकरीब में मदऊ किया गया। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद और गिलगित में बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। अवाम मुंतज़िर थे कि कब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान रोस्टम पर आएंगे और बताएंगे कि उनकी हुकूमत के 3 सालों में मुल्क की वकार में इजाफे के साथ साथ आम आदमी का मयार ज़िंदगी कितना बुलंद हुआ, उसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी बुलंद हुई, महंगाई में कितनी कमी वाक़ई हुई, यानी मुल्क और मुल्क के बासी कितने खुशहाल हुए। मगर ये इंतज़ार तवील से तवील तर होता चला गया। 4:14 पर तकरीब का आगाज़ हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान को खिताब के लिए 2 घंटों के बाद बुलाया गया। अब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल तकरीब के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आवाम को बताने के लिए नया तो कुछ नहीं था, ताहम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज कौम को बताया कि उनके गवर्नर मौसीकी का अच्छा शगफ रखते हैं। उनकी कारकर्दगी पर सवाल तो ना, उनके नगमे से आवाम को खूब महसूस किया गया। गवर्नर इमरान इस्माइल की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। रोशन पाकिस्तान का ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। ठीक ही कह रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आए, क्योंकि गवर्नर को इस तरह से स्टेज के ऊपर गाते हुए जो है शायद पहली बार देखा गया होगा। इससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी मौसीकी के बारे में काफ़ी बातें होती रही और गुज़श्ता चंद रोज़ से तो जुनैद सफदर की शादी पर उनके गाए हुए गीत की भी बात हो रही थी। लेकिन आज गवर्नर सिंध की सुरीली आवाज़ सुनकर दिल्ली के तख्त पर बराजमान बहादुर शाह जफ़र की याद आ गई, जो खबर के बाद फरमाते हैं कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। अंग्रेज़ों ने दिल्ली के तख्त पर भी कब्जा कर लिया, मगर हुनूस दिल्ली दूरस्त का राग ख़त्म नहीं हुआ। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी, मगर हमारे गवर्नर खुशहाल हैं तो वो अच्छे सुरों में गाना गा सकते हैं। गवर्नर सिंध की सुरीली आवाज़ पर नेहरू की याद आती है, जो रूम के जलने पर चैन से बांसुरी बजाते रहे। शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी गवर्नर सिंध के गाने और कारकर्दगी को रेटिंग देने से कासिर नजर आए। उन्होंने भी किया, वो क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज़्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज़्यादा है, लेकिन उसका साजमान सब 3 घंटे से ज़ायद तक जारी रहने वाली तकरीब में नया तो कुछ नहीं था। कारकर्दगी के लिए तकरीर और तकरीब की ज़रूरत पेश नहीं आती। कारकर्दगी बेहतर तो उसे आवाम के सामने रखने के लिए 3 घंटे ही नहीं बल्कि 2.5 मिनट ही काफ़ी होते हैं। बारकैफ कारकर्दगी वो है जो दिखाई दे, कारकर्दगी वो नहीं जो सुनाई दे। अब ये कारकर्दगी जो तकरीबन 3 घंटे के अंदर दिखाई गई है, वो 3 मिनट में कैसे दिखाई जा सकती है, उसकी मिसाल न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने दी थी। वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सामने रखती हैं, वो एक एग्जाम्पल है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। Start the clock. We've created 92,000 jobs. We've built more than 2,200 state houses. We've banned offshore speculators. We've planted 140 million trees. We've got better cancer care through radiation machines, PharmAct funding, and created an essential cancer agency. We've delivered cheaper doctors' visits for over 500,000 people. We're taking mental health seriously with mental health advisors and GPs and doctors' clinics across the country. We've increased minimum wage to $17.70. We've hired 2,000 more doctors and nurses. We're building more classrooms in schools for 100,000 students. We've brought unemployment to the lowest rate in 11 years. We've got the highest increase in wages in a decade. We've helped 1 million Kiwis pay their bills with their winter energy payment. We've boosted incomes for 384,000 families through the Families Package. We've increased school funding so parents don't have to pay school donations and NCEA fees. We're breaking the cycle of family and sexual violence with massive boosts in funding. We've deployed 1,607 new police officers. We've made state highways safer. We've banned single-use plastic bags. We've started the clean-up job on our rivers and lakes through planting trees and fencing waterways. We've supported young people into training and apprenticeships. We've introduced a free lunches in schools program. ये न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न है, जिन्हें अपनी 2 साल की कारकर्दगी बताने के लिए 2 मिनट दिए गए थे, लेकिन फिर भी वो 2 मिनट 56 सेकंड में अब जिस तेज़ रफ्तारी के साथ बता रही थी, यकीनन शेयर परफॉर्मेंस के लिए
3 मिनट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ 3 घंटे में भी अपनी कारकर्दगी का अहाता नहीं कर सकी। इस तकरीब और वज़ीर आज़म की तकरीर में गुज़श्ता 22 बरस के वही ऐलानात थे, वही इल्ज़ामात थे, वही नारे थे, वही दावे थे जो वो पहले भी करते रहे हैं। पहले वो क्या कहते रहे, जो जिसकी रिफ्लेक्शन आज भी दिखाई दी, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। शर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है, ये लोग भूल जाएंगे, ये लोग भूल जाएंगे ना, ये लोग भूलने लगे हैं और ना इमरान खान इनको भूलने देगा। डाकुओं की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, कर्जों में डूब रहे हैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। लेकिन आज भी आवाम के जहन सवालात से भरे हुए हैं, आज भी आम आदमी उलझनों का शिकार है, आज भी वादों की तकमील की उम्मीद लिए करोड़ों पाकिस्तानी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या गुज़श्ता 3 बरस में किए गए वादे पूरे हुए? क्या करप्शन खत्म हुई? क्या करप्शन करने वाले अंजाम को पहुंचे? क्या मदीना जैसी रियासत बनी? क्या एहतसाब और तब्दीली का अमल हुकूमत बनने के पहले 6 माह में मुकम्मल हुआ? क्या पहले 6 माह में 6000 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ? क्या रोजाना अरबों रुपए की चोरी रुक गई? आवाम को इसका फायदा हुआ? महंगाई कम हुई? बिजली के बिलों में कमी हुई? ये तमाम सवाल आते हैं। 50 लाख, इसी तरह से जो जिन घरों की बात की जा रही थी, 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं? गवर्नर और वजीर आला हाउसेज, वजीर आजम हाउस और ईवान सदर में कौन कौन सा तालीमी इदारा बना है? क्या प्रोटोकॉल कल्चर खत्म हुआ? क्या अब तमाम वजीर मुशीर आम आदमी की तरह सफर कर रहे हैं? क्या आवाम तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? इन सवालात का जवाब जानने के लिए हुकूमत के 3 बरस को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला बरस एहतसाब के नारे बुलंद करते गुजारा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एसी निकलवा दूंगा, अगर दूं तो मुश्किलात आसान हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे नारे जो पहले साल देखने को मिले, जरा वो नारे आपके सामने रखते हैं। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन ले कि एनआरओ नहीं मिलने लगा, एनआरओ नहीं मिलने लगा, इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। कोई फायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा, कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। मुल्क में करप्शन, बदउनवानी के खिलाफ मुहिम के तहत सियासी जमातों के रहनुमाओं, सरकारी अफसरान और कारोबारी शख्सियात के खिलाफ मुतादिद जो मुकदमात हैं वो दर्ज हुए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। एहतसाब को सियासी इंतकाम का नाम दिया गया। पहले बरस में 13 सियासतदानों को पाबंद सलासिल किया गया, उनकी तलबियाँ हुई। मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इनमें शामिल थे, लेकिन इन गिरफ्तार अफराद पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। यही वजह है कि आज सभी सियासी शख्सियात जमानत पर हैं। लेकिन इस 1 बरस के दौरान डॉलर की कीमत 123 रुपए से बढ़कर 160 तक जा पहुंची। पहले साल तहरीक इंसाफ ने 7600 अरब के इजाफी कर्जे लिए। महंगाई हुई तो आवाम को कम रोटी खाने, चीनी छोड़ने, गीजर के पानी से ना नहाने के मशवरे दिए गए। साथ ही बड़ा माशी इंकशाफ भी किया गया कि रमजान में फ्रूट चाट बनने से अमरूद महंगे होते हैं। इस तरह के हिलेरियस पहले साल में देखने को मिले, वो क्या थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखते हैं। रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी में खानी है चाट। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। चीनी का तो वैसे इस्तेमाल कम होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट शुगर जो है ना, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। व्हाइट शुगर की बजाय शक्कर मैं समझता हूं कि सेहत के लिए बेहतर है। चूल्हे पे पानी गर्म करके हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गीजर से बचने के लिए कि गीजर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। नए पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए कुछ कुर्बानी भी दे। अब बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि मुल्क में महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ गई कि वजीर आजम के अपने घर के अखराजात पूरे नहीं हो सके। यहाँ तक कि महंगाई की वजह से वजीर आजम तो रातों को सो नहीं सके, जबकि उस वक्त के वजीर इत्तलात मशवरे देते रहे कि हुकूमत आमदन तो बढ़ा नहीं सकती, अपने अखराजात ही कम कर लें। इस हवाले से क्या मशवरे दिए जाते रहे, इस हवाले से सुनाए जाते रहे, जरा वो भी आपको दिखाता है। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। जो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। उन्होंने भी अपने खर्चे कम किए, हम पे भी वो नहीं करते, लेकिन
अब बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के दूसरे साल की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का दूसरा साल कोरोना वायरस के नाम रहा। इस बरस अवाम को मुसलसल एक ही मशवरा दिया जाता रहा कि आपने घबराना नहीं। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं है आपने। पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि उनकी मौत अल्लाह के हाथ में। जो वजीर आजम उस वक्त कह रहे थे, आज भी वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में यही जुमला दोहराया है कि कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। नौकरियां खत्म हो गई, अवाम नहीं घबराई। खाने को कुछ मैसर नहीं था, अवाम नहीं घबराई। लॉकडाउन ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी, लेकिन अवाम बिल्कुल भी नहीं घबराई। हुकूमत का ख्याल था कि अवाम उसके इक़दामात की वजह से घबरा नहीं रही है। लंगर खानों और पनागाहों के बाइस अवाम के मसाइल खत्म हो गए, लेकिन यह बरस हकीकत में सिर्फ सियासी बयानात की हद तक महदूद रहा। मौलाना फजलुर रहमान के धरने का मुकाबला किया, ऑपोजिशन की तहरीक का भरपूर जवाब दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम ने चीनी का नोटिस लिया, चीनी महंगी हो गई। अद्वियात का नोटिस लिया तो दवाइयां महंगी हो गई। लेकिन अवाम को इस बरस भी महज तारीखों पर तारीखें दी जाती रही। 2020 साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। हमारा ये जो आने वाला साल है, जिसमें मैं समझता हूं कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली जिसके ऊपर बेस कर रहे हैं हम, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा। ये साल है हमारा 2020 लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का, कि जो अब तक पहला साल 2019 का स्टेबलाइजेशन का था, ये इंशाअल्लाह इस मुल्क को आगे बढ़ाने का है। आज तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 3 बरस कबल महंगाई की शरह 3.9% थी, जो इस वक्त 8.9% है। ग़िज़ाई अजनास में महंगाई की शरह 4.6% थी, जो अब 12.4% तक जा पहुंची है। इसी तरह कंटेनर पर बिल जलाने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में अब तक बिजली के बिलों में फी यूनिट 8 रुपये 95 पैसे का इजाफा हो चुका है। जो बिजली का यूनिट 12 रुपये का था, अब वही 21 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। लेकिन आज 3 बरस बाद हुकूमती कारकर्दगी के बारे में हमसे पूछा, आवाम क्या कहते हैं, उनकी राय आपके सामने रखता है। महंगाई उन्होंने डबल कर दी है 3 सालों में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो 3 साल मुकम्मल की है, ये तो मेरी नज़र में बिल्कुल ही नाकाम हो गया। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का तो इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना गरीब आवाम के लिए जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। आवाम को रोज़ाना लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पहले तब्दीली का नारा लगा था, वो तब्दीली तो हम सब पाकिस्तानियों ने देख ली है। चीनी लेने जाओ तो वो महंगी है, आटा लेने जाओ वो महंगा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਨਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰੇਟ ਕੱਲ ਕੁਝ ਰੇਟ ਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੰਗ। इमरान खान तो लोगों को एतमाद तो है, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हाली तक खाली इमरान खान तक एतमाद ही है, अमली तौर पर कुछ नहीं होया। हुकूमत का कारकर्दगी जो है 3 साल में बहुत अच्छा है, लेकिन चोरों को पकड़ दिया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस महंगाई का मसला है और कोई मसला नहीं है। ये हुकूमत 3 साल का अपना बता रही है, हुकूमत ने 3 साल में क्या किया, 300 गुना महंगाई कर दी है। महंगाई का इन्ना लक तोड़ता हाल कोई नहीं है। अब अवाम मुतमईन है, ना ही आदादोशुमार हुकूमत की हिमायत में है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत इस कदर कॉन्फिडेंट क्यों है। ऑपोजिशन हुकूमत की कारकर्दगी पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। ऑपोजिशन जिसने 2 बरस कबल हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का आगाज किया, लेकिन यह इत्तेहाद भी तारीखों से आगे नहीं बढ़ सका। ऑपोजिशन इस वक्त इतनी ज्यादा रेत की दीवार क्यों साबित हो रही है, बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शेरी रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेरी रहमान साहिबा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपनी 3 साल परफॉर्मेंस पेश कर दी है, और यह तासुर दिया जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और रावी चैन लिख रहा है, बहुत ही अजीब गरीब कहानी, मन घड़त आवाम को एक गोली की तरह पिलाई जा रही है घोल घोल के। देखिए, अफसोस ये है कि मुश्किल हालात में आप मुल्क को रैली करते हैं, सबका एक सेंस लेते हैं कि अब हम आगे किस तरह मिलजुल के जाएंगे, लेकिन इधर तो एक सिर्फ मीडिया और नैरेटिव और बयानिए की ही जंग चल रही है। जिस तरह ये अभी भी 3 साल हो गए, इलेक्शन के मोड में ये हुकूमत नज़र आती है, यानी कि गवर्नेंस का कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जिस हाल में हैं, वो इतने डिवोर्स्ड है रियलिटी से, कि हकीकत से, कि उनको नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह की कमर तोड़ महंगाई इस वक्त लोगों की हालत बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए कोविड में
मसलन ये जो तबाही फैला रहे हैं, ये बेहिस सरकार है, इस तरह तबाही फैला रहे हैं कि ये एक मैं छोटी सी बात कर रही हूँ कि कोविड है तो ये 150% रोज, मतलब हर 2-3 महीने ये अद्वियात की लाइफ सेविंग और नॉर्मल मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई मतलब सेंस नहीं है कि अवाम का इस वक्त क्या क्या बदहाली है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है 10-10 हज़ार के नंबर्स में। कोई सेंस नहीं है आगे किस तरह जाना है, मुल्क किस नहज पे है। लेकिन शहरबाज साहब, आज हुकूमत डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में दिखाई दी है और वो सेलिब्रेट कर रही है इन 3 इयर्स को। ये कॉन्फिडेंस हुकूमत को किसने दिया है आपके ख्याल में? ये जो है ना, इनका डिलूजन है। ये मेरे ख्याल में एक अपनी ही ख्याली पुलाव की दुनिया में रहते हैं, इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक बात है कि हुकूमत इतनी हकीकत से बिल्कुल बेगानी हो कि वो पहले कहते थे कि हम 3 महीने में करप्शन ख़त्म करके बग़ैर कर्जा लिए सारे कर्जे ख़त्म कर देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे और मुल्क में बेरोज़गारी की मतलब का खात्मा शुरू होगा। अब जो सूरत हाल है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने हाल खुद अपनी जगह साई करा रहे हैं। आप देखिए जो सूरत हाल है इस वक्त, इधर तो कभी चीनी का स्कैंडल है, कभी आटे का स्कैंडल है, कभी रिंग रोड का स्कैंडल है, कभी LNG का स्कैंडल है। इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने शौकत तरीन जो हैं, उन्होंने खुद कहा है, बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया है कि लोग ब्यूरोक्रेट्स फैसले कैसे करें, लोग फैसले कैसे करें हुकूमत में अगर उनके पीछे नैब का मुस्तकिल एक हवा और एक तलवार लटक रही है तो कोई फैसले करने तैयार नहीं है, कोई फाइल नहीं चलती और आपको अरबों रुपए का मुल्क को इस वक्त चूना लगता है, जब ये टीका लगता है, जब ये इस तरह से फैसले नहीं कर पाते हैं और अपने आप को खुश कर रहे हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक। आप FBR के 6ठे अब चेयरमैन को रिवॉल्विंग डोर से निकाल रहे हैं, यानी कि एक एक को आप मेजर करें और अगर रियासतें संभलती हैं तो वो अपने पैरों पर अपने पैसों पर खड़े होने का इंतजाम करना शुरू करें। लेकिन शहरबाज साहब, क्या कीजिए कि ऑपोजिशन भी तो फ्रैक्चर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, वो रेत की दीवार साबित हो रही है। फिर वो जो एक खतरा ऑपोजिशन से या PDM की सूरत में था वो चला गया, जो इत्तेहादियों से था वो खतरा नहीं रहा, जो लोग तरीन ग्रुप की सूरत में खड़े हो रहे थे अब वो एक मैनेज कर लिया गया है। तो हुकूमत को तो स्मूथ सेलिंग का भरपूर मौका मिल रहा है ना। ये तो जोड़ तोड़ मैनेजमेंट की सियासत तो की जा रही है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि अवाम जो इस वक्त इनको, अपोजिशन को आप जो भी कह लें, देखिए आप कहें कि डिवाइडेड है, जो भी है, पार्लियामान में तो डिवाइडेड नहीं है। जहाँ कोई इम्तिहान की घड़ी होती है वो असल में पहले आईनी तौर पर जमहूरी तौर पर पार्लियामान में आती है और वहाँ जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा था बहुत कुछ हो सकता है अगर दूसरी जमातें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज कर लें और फिर आगे बढ़ें। जब भी हमने हाथ जोड़ के पहल की है, चाहे वो बाय इलेक्शंस हों या सेनेट इलेक्शंस हों, उसमें हमेशा इनको तो बहुत सख्त मुँह की खानी पड़ी। सिटिंग गवर्नमेंट को होते होते हमने उनके फाइनेंस मिनिस्टर को डिफीट किया। अब आप बताएं मुझे कि आजकल के दौर में ये खड़े हैं, ये अब मैं फिर से आपसे कहूँगी, ज़मीन पर तो आपको सारे हक़ाइक़ पता है। ये जो कीमतों की सुनामी आ रही है, जो इन्फ्लेशन आ रहा है, ये सब आपको मालूम है। जिस लेवल के कर्जे ये छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कौन इसको संभाल सकेगा, क्योंकि ये अपने पैसों पर अब जिंदा नहीं है। आप मेरी एक बात सुन लें, सबका गला घोटा जाएगा, आपकी कलमबंदी की जाएगी ताकि ये कहानी बाहर ना निकले और इसके लिए पूरी एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिबादे में के पर्दे में एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक काला कानून ये ला रहे हैं। जो बदतरीन मुल्क के आमिर नहीं लाते वो ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने से जो उनकी मुखालफत करता है तो आप छोटी मोटी तनकीद भी नहीं कर पाएंगे। जो इंतज़ाम ये करने जा रहे हैं, जो बंदोबस्त इनका है कि अपने आप को बस वाहिद ये हुक्मरान रखें, कोई इनको अपोजिशन ना मिले, कोई इनके सामने आवाज़ ना उठा सके और फिर वो मीडिया को गैग कर लें, अपोजिशन को गैग कर लें
और फिर एक अजीब व गरीब अपनी मन की रियासत चलाए, अंदर से वो खोखली होती जा रही है, खोखली होती जा रही है। लेकिन शहरबाज साहब, देखिए हुकूमत कंफ्यूज थी, परेशान थी, ट्रबलसम एनवायरनमेंट था, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हुई, ऑपोजिशन बिखरी बिखरी दिखाई दी, उसके बाद से हुकूमत को एक ब्रीदिंग स्पेस, ना सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस मिली बल्कि उस एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया है। और जैसे आपने कहा कि आप तो एक इंतखाबी नैरेटिव देती हुई दिखाई दे रही है और कोई इंतखाबी जलसा या इंतखाबी कैंपेन की सूरत ये 3 साल परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि अब पीटीआई की नजर अगले 5 साल के ऊपर है। जी, पीटीआई की नजर अवाम पर तो नहीं है। एक तो ये तो तयशुदा बात है, पाकिस्तान की अवाम और उसके हकीकी मसाइल पर उनकी नजर नहीं है, ये तो तयशुदा बात है। वो अभी अपने इक़्तिदार, अपनी जो अना और साख है उसके लिए परेशान है, कोई साख तो उनकी है नहीं। दूसरी बात ये, और ये पता नहीं होता कि जब मुल्क में क्राइसिस आती है तो मुल्क चला कौन रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं चला पाते, वो तो टीवी पे खिताब करते हैं और वो अपनी मीडिया टीम से मुस्तकिल मिलते हैं। काबीना से ज्यादा उनको अपनी मीडिया टीम, बहुत बड़ी फौज बनाई हुई है उन्होंने स्पोक्स पर्सन की, वो चाहिए थी और वो कोर इनका बनाती है। लेकिन इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर भी हुकूमत अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेलिब्रेट कर रही है और वो खान साहब के पुराने स्टेटमेंट्स भी दिखा रही है कि आप जब वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ये सिचुएशन बनी हुई है, अफगानिस्तान सिचुएशन में खान साहब ने बार बार कहा कि देयर इज नो पॉलिटिकल, इसका कोई जो है वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तो उसको उन बयानात को भी दिखाया गया है, उसका आज के साथ कंपैरिजन भी किया गया है। तो हुकूमत तो हर महाज के ऊपर बड़ी कॉन्फिडेंट है शेरमान साहब। बेटा, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होना, अफगानिस्तान में न्यूट्रलिटी होना, अफगानिस्तान में किसी एक प्लेयर को फेवर नहीं करना, ये सारी बातें 2009 में शुरू हुई थी, 2008 में शुरू हुई थी, हमारी गवर्नमेंट में शुरू हुई थी। ये किस बात की सेलिब्रेशन? लेकिन उसको तो हुकूमत ने आज डेकेड ऑफ डार्कनेस कहा है। वो हमेशा उनका स्टांस रहा है कि डेकेड ऑफ डार्कनेस है और आज भी उसको रिपीट किया गया है। जो मुझे बहुत हंसी आई देख के एक्चुअली, क्योंकि डेकेड ऑफ डार्कनेस उनके जहन में है, ये जो डार्कनेस है उनके जहन में असल में, और उनको नजर नहीं आ रहा है कि जमीन पे हो क्या रहा है, लोग किस तरह बिलबिला रहे हैं इनके दौर में, क्योंकि ना मुल्क चल रहा है, ना मईशत चल रही है, ना अवाम की डे टू डे नीड्स अब ये नहीं मीट कर पा रहे। आप मुझे बताएं, जिस तरह बदहाली बढ़ती चली जा रही है, आप कह रहे हैं अच्छा, फिर आप देखें कि जो मसलन इवन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये क्यों फल रही फूल रही हैं इतनी, क्यों इतने ज्यादा आ रही? क्योंकि ऊपर से कंफ्यूजन आती है, ऊपर से कभी कभी ऐसा लगता है कि सरपरस्ती हो रही है, एक राइट विंग अप्रोच लिया जा रहा है। तो ये कहना कि मिलिट्री सोल्यूशन, ये तो मुझे मजाक का खेज बात आ रही है। ये सारी पीपल्स पार्टी की दी हुई, जरदारी साहब की दी हुई पॉलिसीज हैं जो अनाउंस हुई हैं। ये नैरेटिव हमारा था, उसके बाद अगली हुकूमत ने उठाया, अब ये उठा के किस शेरमान साहब, अगर जैसे आप बता रही है, अगर इतना मेस है, इतनी कंफ्यूजन है, हुकूमती हल्के जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऑपोजिशन किस बात की देर कर रही है? आपके पास तो एक भरपूर मौका होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या कीजिए कि ऑपोजिशन भी कहीं दिखाई नहीं देती है। कि ऑपोजिशन एक हम लीडरशिप नेशनल असेंबली में नून लीग के पास है, जब भी वो तैयार हैं वो कमर बस्ता है, हम भी तैयार हैं। सेनेट में हम मुस्तकिल कोशा होते हैं और हम साथ काम करते हैं, वहाँ भी कोशिश यही है कि भाई आप बजाय इसके कि एक दूसरे को नोटिस दें, आप पीपल्स पार्टी जैसी प्रोग्रेसिव तंजीम को मत दूर करें और एक हदफ रखें। सही कहा आपने, एक हदफ रखना चाहिए, वो हदफ होना चाहिए तबाही सरकार हो, उससे आपकी आंखें, आपकी नजरें, आपके अहदाफ हटने नहीं चाहिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नेशनल असेंबली में है, उसका हदफ क्या है? क्या वो तबाही सरकार हदफ नहीं है, हुकूमत नहीं है? नहीं, देखिए वो आजकल थोड़ा सा डिवाइडेड हैं और उनके अपने इंटरनल मसाइल हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। वो जब भी पीपल्स पार्टी से कोई चीज़ बातचीत होती है उनकी, या मुज़ाकरात होते हैं या कोई कॉमन गोल्स की बात होती है, तो हम हमेशा हाजिर होते हैं। आपने सुन लिया चेयरमैन बिलावल ने पीडीएम के जलसे के बारे में भी क्या कहा कि वो बेशक करें और हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करेंगे। हमने हमेशा उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाने की कोशिश की, हाँ, क्योंकि फिर वो एक होता है कि जी अपोजिशन डिवाइडेड है। नहीं, लेकिन शेरबाज साहब, पीडीएम तो फिर अपने आप को अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रही है, रिएक्टिव करने की कोशिश कर रही है। 29 को कराची में जलसा भी है, तो ये फिर हदफ हुकूमत नहीं है तो क्या है? नहीं, हदफ बेशक हुकूमत है, लेकिन आप अपनी बात के अंदर ही खुद जवाब देते जा रहे हैं सवाल कि आप जब मुत्तहिद होते हैं मुकम्मल तौर पर, तो आप एक बड़ी फोर्स होते हैं ना, आपकी कुव्वत बढ़ती है।
इसलिए और पीपल्स पार्टी ने ये कुव्वत को नहीं काटा है, ये मैं आई एम वेरी क्लियर। पीपल्स पार्टी भी पूरी हमारी क़यादत से लेके कारकुन तक भी वेरी क्लियर कि हमने इस चीज़ को नहीं तोड़ा, हमने डिवाइड नहीं किया, ना हम आपस में डिवाइडेड हैं एज अ पार्टी, ना हम अपोजिशन को डिवाइड करना चाहते हैं। अच्छा शेर रहमान साहब, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि और हालिया कुछ चंद दिनों के अंदर वो रिपीटेडली ये कह चुके हैं कि नेक्स्ट टेन्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर में हुकूमत बनाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इशारे कहाँ से है कि पीपल्स पार्टी सेंटर में हुकूमत बनाने जा रही है? इशारे दे रही है भाई, आप बाहर जाके देखें लोगों के हालात और जितने लोग जो ज्वाइन करने की बात करते हैं, हर तरफ हर सूबे में इस तरह की बातें हो रही हैं। लोग तंग हैं और वो एक और सियासी घर ढूंढ रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव सियासी घर बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं जी, क्योंकि और तो रहा नहीं है मेन स्ट्रीम पार्टीज में। और ये एक वाज़ेह पैगाम हमें अवाम से मिल रहा है, बल्कि हम खुद बहुत से लोगों को अभी ज्वाइन नहीं करा रहे, क्योंकि हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनको हर जगह साथ लेके चलना है। बहुत से लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सियासी जो अपना वजन रखते हैं, और फिर जो एक मिडिल क्लास अवाम जो है, जो तंग आई हुई है पीटीआई से, वो भी अब ज्वाइन करना चाह रही है। वो कंफ्यूज्ड है कि इस हुकूमत ने हमारे साथ, इस तंजीम ने हमारे साथ किया क्या। नहीं, आप ये कह रही हैं कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ शो में थे, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी दिखाए तो सही नंबर, हम तो तैयार हैं। आप इन हाउस चेंज की बात करते हैं, आप नंबर्स बताइए, श्योरिटी दीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो राना सनाउल्लाह साथ आ जाए, बातचीत शुरू हो, क्योंकि चेयरमैन बिलावल ने तो उनको मुस्तकिल दावत दी हुई, व्हेनेवर दे आर रेडी वी कैन टॉक। लेकिन जब भी बात होती थी वो कह देते थे आप इस्तीफे दें, फिर कह देते थे कि अभी आप लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की होती थी। हम कह देते अगर चले यही कर लें कि लॉन्ग मार्च ही तो इसको ठीक से मानी खेज तरीके से इसका एक इम्पैक्ट हो। हमने तो बहुत प्लानिंग की हुई थी। ठीक है, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहती, और ना मैं पीडीएम के हवाले से इस तरह की कोई किसी को तनकीद का निशाना बनाना चाहती। वो मुज़ाकरात जब होते हैं अपोजिशन के, वो टीवी पे नहीं होते जी। अच्छा शेर रहमान साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि अगर इसी तरह से बिखरी रहेगी ऑपोजिशन और आपसी जंग रहेगी, इंट्रा पार्टी भी रहेगी और इंटर पार्टी भी ये इस तरह के मसाइल रहेंगे, तो फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या देख रही हैं आप? फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ओपन स्पेस नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल ओपन स्पेस नहीं होगी। अवाम सख्त तंग है, ये तो सबको नजर आ गया है। शजदर है बल्कि कि ये किस कमाश की पार्टी है, ये किधर से आए और ये कहाँ जा रहे हैं, ये तो तयशुदा बात है। But unfortunately they don't have any alternative ना। They certainly do, and जब इलेक्शन आएंगे, कबल इस वक्त डिस्कशन हो रहा है, मुझे तो नहीं पता कि कल इलेक्शन है, पर जब भी आएंगे वो आपको पता चलेगा। बाय इलेक्शंस में भी नजर आता है मुस्तकिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आज एक और अहम फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बयान करते हुए एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान के वर्ल्ड कप का हवाला दिया, और आज ही उसी वर्ल्ड कप के हीरो रमीज राजा, जिन्होंने इमरान खान की गेंद पर रिचर्ड इलिंगवर्थ का कैच लिया और पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट का शहंशाह बना दिया, आज कप्तान ने अपने उसी खिलाड़ी रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। रमीज राजा कौमी क्रिकेट टीम के लिए कितना बेहतर साबित होंगे, इस पर तो अब बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन हसन खान साहब मौजूद है, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एजाज़ हासिल है कि वो वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म है जो क्रिकेटर हैं, खुद क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट को ठीक करने से मुताल्लिक वो क्या कहते रहे। सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, फिक्र ना करो, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को ठीक करूंगा और आपको चैंपियन बनाऊंगा। कप के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा। काफी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मोहसिन हसन खान साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के स्टेटमेंट सुने, क्रिकेट के लिए वो कितना दर्द रखते हैं वो भी आप समझते हैं। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब को लगाया गया है, आपको लगता है कि ये क्रिकेट को ठीक करने की तरफ इज इट द राइट डायरेक्शन सर? देखिए मैं आपका सुन रहा था कि वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है, सारा कुछ किया, पाकिस्तान को इज्जत मिली,
लेकिन मैं इतने अफसोस के साथ मैंने तहरीक इंसाफ को पूरा सपोर्ट किया, कैंपेनिंग की, हर जगह जाके जहाँ उन्होंने कहा, उठाया लोगों को कि, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने तकरीबन साथ दिया। मैं सिर्फ एक बात से मुझे इतनी जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये सारे लड़के करप्शन में डिक्लेयर हो चुके हैं कि जो पूरा टोला है, ये रमीज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंतमाम, मुश्ताक, इनको पूरी सजाएं सुनाई दी गई हैं और इनके लिए कह दिया गया है कि आइंदा ये कभी पाकिस्तान टीम का और क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं इनसे ज्यादा मैं आपको सही बात बताऊं, अफसोस मुझे किस बात का है कि इमरान और मैंने तकरीबन 9.5 साल क्रिकेट साथ खेली एंड वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल भाइयों की तरह हम एक दूसरे को बहुत क्लोज, जैसे दो जिसम एक जान वाली बात होती है। इतना तो मैं इसको जानता था और मैंने कहा था ये करप्शन, उसका नारा क्या था इमरान का कि मैं करप्शन खत्म करूंगा हर इदारे से, खुद उसने, मैं हैरान इस बात से हूँ। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे, लेकिन आई टेल यू व्हाट, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद इमरान। उसको नहीं, चोरों के साथ लिए डिसअपॉइंटेड नहीं। अगर मैं चोर को रख लूं अपनी कंपनी में तो मैं कसूरवार हूं, तो चोर नहीं है। तो यहाँ मुझे बस एक अफसोस होता है इस बात का। अच्छा मोहसिन अख्तर साहब, गालिबन आप जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं और जहाँ तक बात है उसमें मुलव्विस लोगों की, मुश्ताक अहमद जो है वो एसोसिएटेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वसीम अकरम भी किसी ना किसी सूरत में एसोसिएटेड है, वकार यूनुस जो है वो बतौर बॉलिंग कोच भी काम कर रहा है, फिर रमीज़ राजा साहब जो है उनको अब बतौर चेयरमैन PCB जो है वो उनको ओहदा दे दिया गया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि किसी खास ग्रुप को जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिताया था, बेसिकली उस टोले को मुसल्लत किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर? देखिए उस वक्त वो टोला बिल्कुल सही था, माशाल्लाह उस वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा नाम कमा रहे थे, सब कुछ किया, लेकिन बाद में जब वो सीधी क्रिकेट गैम्बलिंग में मुलव्विस हुए तो वहां से मैंने, अभी जैसे पिछला क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने मुझसे बहुत कहा, पाकिस्तान को यकीन कीजिए बहुत दफा उन्होंने मुझे बुला के रिक्वेस्ट किया आप ज्वाइन करें। मैंने कहा जी मैं करप्ट क्रिकेटर्स के साथ काम नहीं कर सकता। और जब मैं, आप देख लें, जब मैं चीफ सेलेक्टर था और हेड कोच था, एक करप्ट क्रिकेटर नहीं था, प्लेयर यानी, और ना मैनेजमेंट में कोई था, सब क्लीन स्टाफ। और क्या अल्लाह ताला ने इज्जत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई सीरीज है जो 3 लगातार जीते, जिसमें इंग्लैंड की नंबर 3 को व्हाइट वॉश किया था। एक मुझे ये बिल्कुल वो होता है कि बिल्कुल अगर एक अच्छा इंसान है तो करे, उसके सारे दावे जो तुम इमरान से नहीं कह रहा था कि दावे जो तुमने से किए, और इसने खुद एक दफा ये कहा था कि इस वक्त अगर मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व होता तो इन 6-7 क्रिकेटर्स को मैं किक मार के टीम से निकाल देता। अब मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा, पता नहीं क्या मजबूरी है वो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं बात वो करता हूँ जो मुझे पता होती है। ये लोग डिक्लेयर हो चुके हैं जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट में और जस्टिस भंडारी की रिपोर्ट में, दोनों में, एंड विद प्रूफ। और मैंने जस्टिस क़य्यूम को, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था प्राइवेट टीवी के लिए, उसके लिए मैंने उनको लाइन पे लिया खासतौर पर कि जी ये मैंने स्टैंड दिया है कि ये क्रिकेटर्स जो हैं, देखिए तो इनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता, क्या मेरा आपको लास्ट क्लॉज है, उनका लास्ट क्लॉज है कि ये कभी काम नहीं करेंगे नेशनल टीम के साथ और क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये सही है ना? उन्होंने कहा मोहसिन मैं इनको इतनी बड़ी सजा देने लगा था, मैं लाइफ बैन करने लगा था, तो मुझे कहा गया कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। तो मैंने कुछ पैसों का इन पे जुर्माना किया और ये कहा कि अब ये क्रिकेट नेशनल टीम का मैं इससे ज्यादा सजा नहीं दे रहा उनको और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इन्होंने बात आईजानी कर दी। तो मुझे अफसोस इस बात का, मैं एक से बात ऐड कर रहा हूँ, जब इनका शुरू हुआ था, जब इन्होंने मिसबा को लगा दिया विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोच, वकार यूनुस जो 3 दफा क्रिकेट बोर्ड से सैक हो चुका है, डिसिप्लिन जो जुर्माना, वो जुर्म तो था ही जो पहले वो कर चुके थे, उसके अलावा 3 दफा सैक हुए, उनको इन्होंने लेके आ गया, दूसरों को लेके आ रहे हैं। और मैं एक बात आपसे कह दूं, देखिए जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, अच्छा काम, अगर उसमें बदनीयती शामिल हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसमें से इतनी बरकत हटा देता है। और इमरान से मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं हमेशा सपोर्ट किया है, दिल भी चाहता है, लेकिन जब मैं इसको इस तरह की ये कोई कमेंट नीडेड सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, कोई कमेंट सर कि इमरान खान हैड बीन एन अपराइट लीडर, उनके बारे में मशहूर है कि बड़े अपराइट रहे हैं, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, लेकिन क्या वजह है यहाँ पर वो किसी की डायरेक्शन पर, किसी की गाइडेंस पे ये कर रहे हैं? क्योंकि बतौर कप्तान तो वो किसी की डायरेक्शन पर काम नहीं करते थे। देखिए उसके साथ एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन मैं खेला हुआ, इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट, हम दोनों की बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए कि वो हमारा बड़ा अच्छा कप्तान था। और मैं यही कहता था कि इमरान मेरिट की बात करता है तो कोई सिफारिश की तरफ या उसकी तरफ नहीं जाता, और वो मेरी इसलिए करता था कि वो कहता था मोहसिन जान मार के टीम के लिए खेलता है जब भी खेलता है, तो हमारी बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, इन चोरों का तो मुझे, मैं कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में। इमरान जो कि डिसीजन मेकर है,
Why has he done that? Because इसने उस जमाने जैसे मैंने कहा था कि मैं होता तो इन लड़कों 6-7 लड़कों को किक मार के निकाल देता टीम से। अब क्या प्रॉब्लम है, मैं कभी किसी के ऊपर ये बात ठीक है तो ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट है। ठीक है मोहसिन खान साहब, आई हैव टू वाइल्ड अप सर। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगानिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका सुना गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक धमाके के नतीजे में तकरीबन 13 अफराद जाँ बहक हुए और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जबकि धमाके में तालिबान मुहाफिज भी जख्मी हुए हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी धमाके की तस्दीक की है और ट्विटर पर अपने बयान में जॉन कर्बी का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है। ताहम उन्होंने धमाके में किसी जानी नुकसान के हवाले से फौरी इत्तला न होने का बताया है, लेकिन अभी इत्तलात आ रही हैं कि तकरीबन 13 लोग इस धमाके के नतीजे में जान की बाजी हार चुके हैं। और काबुल एयरपोर्ट के कुछ इत्तलात ये हैं कि काबुल एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे एबे गेट पर यह धमाका हुआ है और गुज़श्ता 12 रोज से जहां हजारों अफराद मुल्क से निकलने के लिए जमा थे, उन्हें इत्तलात भी दी जा रही थी। खासतौर पर अमरीका और उसके इत्तहादियों की जानिब से कहा यह जा रहा था कि लोग यहाँ पर ना आए। यहाँ पर एक टर्मोइल और कियोस्क की सिचुएशन दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने लोगों को भी यहाँ से निकालने की कोशिश की, क्योंकि जो 31 अगस्त का वक्त करीब आ रहा है, इवैक्यूएशन की जो डेडलाइन दी गई थी उसका वक्त करीब आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है। और यही तालिबान की तरफ से भी कहा जा रहा था, ऐसी जो है वो दावे और ऐसे खदशात पहले भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि वो लोग जिनके पास सफरी दस्तावेजात नहीं हैं वो एयरपोर्ट का रुख ना करें। ताहम अब जो कुछ हो रहा है और जिसकी इत्तलात अब दी जा रही हैं, इस हवाले से चहमगोइयां भी हो रही हैं कि इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है। और बहुत सारी उंगलियां आईएस की जानिब भी उठ रही हैं, इस्लामिक स्टेट दाइश की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि दाइश इससे पहले भी काबुल में इस तरह की कार्रवाइयां करती रही है। और अब भी जिस वक्त इवैक्यूएशन प्रोसेस जारी है, जिस वक्त तालिबान एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लेने की पोजीशन में है, वो हुकूमत अनाउंस करने की पोजीशन में, तो यकीनन इस तरह की कार्रवाइयां जिसमें पहले दाइश मुलव्विस रही है उनके अब भी होने के चांसेस बहरकैफ मौजूद हैं। क्योंकि जहां अमेरिका और नेटो फोर्सेस इस बात का इंदिया दे चुकी थी, वहीं तालिबान को भी खदशा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है यकीनन अफगानिस्तान के अमन को तहबाला करने के मुतरादिफ है। और आज ही अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोका था, यानी ये खदशात मौजूद थे। तीनों ममालिक की जानिब से जारी एडवाइजरी में भी कहा गया था कि दहशतगर्द हमले का खदशा है, लिहाजा शहरी काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। काबुल जो सेंटर है, इससे पहले जो पंजशीर की सिचुएशन है वो भी सब आपके सामने है कि इंटरनल जो डोमेस्टिक एक जो मज़ामत है, टर्मोइल है, वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन काबुल यानी सेंटर के अंदर जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, गैर मुल्की अफवाज भी मौजूद हैं, वहाँ पर ये होना यकीनन ख़तरे की घंटी तो है ही। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे इवॉल्व करती है और इसको कैसे काउंटर किया जाता है तालिबान रहनुमाओं की जानिब से, क्योंकि इससे पहले जो बाइडन वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है हम उसको हर हाल में मीट करेंगे, अपने लोगों को निकाल। लेकिन सवाल तो ये भी है कि उन हज़ारों लोगों को क्या होगा जो दीवानावार एयरपोर्ट की तरफ आते हैं, उनकी आंखें उस फजाई बेड़े की तरफ लगी हुई हैं जो उनको यहाँ से उड़ा ले जाएगा, जिनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सिचुएशन जो है वो यकीनन आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगी। ये प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।